हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टॉपर चॉइस पे। तो जैसा मैंने आप सभी से यह वादा किया था कि हमारी जो टीम है अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएगी और आपको उसी तरीके से क्लासेस प्रोवाइड भी की जा रही है। तो आज जिस फैकल्टी की मैं बात कर रहा हूं, जिस फैकल्टी से आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, जिस फैकल्टी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, वो अपने आप में एक बेमिसाल है। और वो अभी तक 4 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपना योगदान देते आ रहे हैं। बच्चों का अथाह प्रेम और स्नेह उनके प्रति हमेशा से रहा है और बच्चों का ये कहना था कि सर, जिस टीचर से हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं प्लीज उसी टीचर से हमें ऑनलाइन भी आप प्रोवाइड कराइए क्लासेस। तो बच्चों की कही हुई बातों को देखते हुए, सुनते हुए उन्हीं टीचर से आपको ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जो अभी तक आप ऑफलाइन में पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हमारी जो फैकल्टी है हिंदी और संस्कृत की, वो है हमारे राजेश सर। ये किसी भी कह सकते हैं डेफिनेशन का एक मोहताज नहीं है। इनका नाम ही अपने आप में सब कुछ परिभाषित करता है, सब कुछ बताता है। क्योंकि 4 सालों के एक्सपीरियंस के साथ बच्चों का एकमात्र भरोसा, बच्चों का यह भी कहना है कि अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर करना है हिंदी और संस्कृत में, तो सिर्फ आप राजेश सर का या तो नोट्स पढ़ लीजिए या फिर उनकी कही हुई क्लासेस को आप देख लीजिए। इससे ज्यादा आपको ना ही कहीं भटकने की जरूरत है, ना ही कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है। तो मेरे बच्चों, ज्यादा अब इंतजार मैं नहीं आप लोगों को कराना चाहता हूं। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं अपने सबसे बेस्ट फैकल्टी जो हमारे हिंदी और संस्कृत के हमारे राजेश सर। आइए सर, बच्चों को समझाइए, गाइड कीजिए कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है और पढ़ाने का तरीका आपका क्या रहने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम राजेश कुमार आर्या है और मैं आप सबके हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट के मेंटर, आप सबके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग जब 10वीं की आगामी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कैसे लिए जाएंगे और कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक के सवाल होंगे, ये सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है वो सिलेबस क्या है। ये देखिए कोने में आप सबको दिख रहा है, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, जिसमें बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि अपठित गद्यांश से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और लेखन संबंधित 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद व्याकरण से 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पाठ्य पुस्तक से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि हिंदी के सेकंड बुक, जिसको हम लोग अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कहते हैं, आगे चल के हम बताएंगे कि हिंदी में कौन कौन सी बुक चलती है, उस बुक का क्या नाम है। ठीक है, तो ये है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। बस इसी को हम डिटेल में बताने जा रहे हैं कि कौन से जैसे लेखन है या अपठित गद्यांश है तो किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अंक के आते हैं, ये सब बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न होने वाले हैं। तो बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होगी 100। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 पूछे जाते हैं और वह ऑब्जेक्टिव 50 अंक के होते हैं। क्योंकि देखिए 100 में आपको सिर्फ 50 अंकों के ही जवाब देने होते हैं और 50 अंक आपको निर्धारित किए रहते हैं। क्वेश्चंस मिलेंगे 100, बनाने कितने हैं 50, कितने अंक के हुए 50 अंक के। अब बात करते हैं, ये तो हुआ 50 अंक का, लेकिन जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे। तो व्याकरण से 50 से 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2024 में जो क्वेश्चन आएगा, जो एग्जाम होगा, उसमें व्याकरण से 50 से 60 के बीच में ऑब्जेक्टिव आएगा
इसके बाद पुस्तक से 40 से 50 के बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि व्याकरण और पुस्तक दोनों को मिलाकर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों के जवाब आप सबको देने होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। इस सब्जेक्टिव में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने अंक के पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हम लोग का अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, इसका मतलब कि अपठित गद्यांश एक पैराग्राफ दिया रहता है, चाहे वो किसी कहानी का हो या किसी संवाद का हो या किसी लेख का हो, वो कुछ पैराग्राफ दिए रहते हैं जो कि इसको हमने पहले कभी पुस्तक में नहीं पढ़ा होता है। पहले तो हम लोग पढ़े होते हैं लेकिन पुस्तक में इसे हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं, और उसी में से जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उस क्वेश्चन का जवाब उसी गद्यांश में दिया रहता है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि ये 20 नंबर का है। कितने अंकों का है? 20 नंबर का। तो अपठित गद्यांश से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है निबंध। निबंध हम लोग कहा जाता है 10 नंबर का। निबंध से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग निबंध की तैयारी अच्छी तरीके से कर लें तो हमारा 10 नंबर फिक्स है। अपठित गद्यांश पे 20 नंबर का फिक्स है। ठीक है, इसके बाद पत्र लेखन या फिर संवाद। पत्र लेखन और संवाद। पत्र लेखन में 2 टाइप के पत्र आते हैं, जैसे कि किसी रिलेशन में हम लोग कोई चिट्ठी उठी लिखते हैं, चिट्ठी वगैरह, तो वो भी एक प्रकार का आवेदन पत्र होता है। और दूसरा तरीका आवेदन पत्र जो होता है वो होता है जब हम लोग किसी कार्यालय में आवेदन पत्र लिखते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है कि या तो बोल देगा कि किसी कार्यालय में आवेदन पत्र लिखना है या फिर किसी रिलेटिव के पास, अपने सगे संबंधी के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। तो ये तो हो गई आवेदन पत्र की बात। अब रही बात संवाद की। संवाद जब भी पूछा जाता है तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि पत्र लेखन है। ठीक है, मान लीजिए कि बोल दिया गया कि अपने भाई के पास पत्र लिखिए या फिर अपने विद्यालय में पत्र लिखिए, लेकिन इसी के अथवा में दिया रहता है, अथवा में दिया रहता है संवाद। संवाद दिया रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पत्र लिखना नहीं चाहते, पत्र लिखना नहीं चाहते हैं और संवाद आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। मतलब ये आप नहीं करना चाहते हैं तो ये अगर आप कर देते हैं संवाद अगर आप पूरी तरह से बना लेते हैं तो भी आपके 5 अंक निर्धारित जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, अथवा में करके क्वेश्चन आया रहता है, मतलब कि 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, हम लोग के पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों में से कोई एक हमको हल करना रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न बुक से आते हैं और बुक में गद्य खंड और काव्य खंड दोनों को मिला करके आता है, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 के जवाब देने होते हैं। क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या 10 और जवाब कितने के देने हैं? 5 अंकों, 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अगर हम 5 प्रश्नों के जवाब देते हैं तो हमारे कितने हुए? 5 दूना 10। 10 नंबर यहाँ से मिल गए अगर बढ़िया से तैयारी कर लिए हैं तो। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 आता है, एक गद्य खंड से आता है और एक सेकंड बुक से आता है, वर्णिका से। वर्णिका से आता है या फिर गद्य खंड से आएगा। तो प्रश्नों की संख्या 2 और बनाने कितने हैं? 1 प्रश्न के जवाब देने हैं। तो 1 प्रश्न के जवाब देंगे तो हो गया हम लोग का 5 नंबर का। अब देखिए सब्जेक्टिव हमारा कितने का हो गया? 50 नंबर का हो गया और ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप सबके बोर्ड एग्जाम 2024 में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बुक हम लोग जो तैयारी करने वाले हैं वो बुक कैसा रहेगा, कौन सा बुक चलता है हम लोग के बिहार बोर्ड में, और उस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने भाग हैं। ठीक है, इस सब के विषय में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो 10वीं बोर्ड बिहार बोर्ड से जो पुस्तक चलती है वो है गोधुली भाग 2। गोधुली भाग 2 कौन सी बुक चलती है? गोधुली। इसका नाम है गोधुली भाग 2 लिखा होगा, भाग 2 लिखा रहता है, क्योंकि भाग 1 जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, भाग 2 10वीं क्लास में हमें पढ़ने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं गोधुली भाग 2 की। तो
इसे कहते हैं पूरक पुस्तक। गोधुली भाग 2 को पूरक पुस्तक कहते हैं। इसके बाद दूसरा बुक चलता है जिसे हम लोग कहते हैं अनुपूरक। उस बुक का नाम है वर्णिका। एक चलता है गोधुली और एक आता है वर्णिका। ठीक है, तो कितनी किताबें हुई? 2 किताबें। बिहार बोर्ड में हिंदी की 2 किताबें चलती हैं, एक का नाम गोधुली और एक का नाम वर्णिका, जिसे गोधुली को हम पूरक पाठ्य पुस्तक कहते हैं और वर्णिका को अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि पूरक पाठ्य पुस्तक में भी 2 भाग होते हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक में भी 2 भाग होते हैं, और ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये वाला 2 भाग होते हैं, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। गद्य खंड में आपके मिलेंगे 12 चैप्टर। गद्य खंड में या तो कहानी मिलेगा, या फिर निबंध मिलेगा, या फिर साक्षात्कार मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके गद्य खंड में कुछ दिए रहते हैं। तो उसमें गद्य खंड में 12 चैप्टर हैं आप लोगों के। कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर। इसके बाद काव्य खंड में 12 चैप्टर। काव्य खंड में भी मतलब ये कविता है, पूरी तरह से कविता होता है, दोहा होता है, वो हमारे आ जाएंगे काव्य खंड में। उसमें भी 12 चैप्टर है और गद्य खंड में भी 12 चैप्टर है। तो टोटल कितने हुए? पूरक पाठ्य पुस्तक में 24 चैप्टर। पूरक पाठ्य पुस्तक में 24 चैप्टर हुए। इसके बाद अनुपूरक पाठ्य पुस्तक की बात की जाए तो इसमें 5 चैप्टर। तो टोटल हम लोग को कितना पढ़ना है? 24 और 5 कितना हो गया? 29 चैप्टर हिंदी में तैयारी करने हैं। और 29 अगर हम चैप्टर की तैयारी कर लेते हैं कितने अंकों के लिए? तो महज 50 अंकों के लिए। क्योंकि 50 से अधिक मतलब आधे से अधिक तो व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग को अधिक ध्यान कहाँ पे देना है? व्याकरण की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप लोग देख चुके हैं पिछले पेज में कि अपठित गद्यांश आ जाएगा, निबंध आ जाएगा, पत्र लेखन, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। जो भी है हम लोग के ऑब्जेक्टिव में है। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं ये सब हम लोग देख लेते हैं व्याकरण से। तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे ये वर्ण। वर्ण बहुत ही जरूरी चीज है वर्ण। और हालांकि हम लोग 6, 7, 8 ये सब पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वर्ण, शब्द, संधि, समास। बस उसी को फिर से एक बार थोड़ा ध्यान दौड़ा लेंगे कि वो सब होता क्या है। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद वचन के बारे में, सर्वनाम, वाच्य, कारक, विशेषण, काल, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, वाक्य, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, निबंध भी पढ़ लेंगे, आवेदन पत्र, अपठित गद्यांश की तैयारी इसी में कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद अनुच्छेद लेखन। ठीक है, इसके बाद पदबंध पढ़ लेंगे, शब्द के बारे में पढ़ लेंगे, लिंग के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब तो कुछ छूट नहीं रहा है, लगभग व्याकरण में सभी चीजें यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है। अगर हम लोग इतने टॉपिक पे अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। अगर इतना हम लोग टॉपिक पे अगर तैयारी कर लेते हैं तो हम लोगों को 90+ से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें जैसे आप लोग मैथ और साइंस पे जैसे जितना ध्यान देते हैं हम लोग, अगर सिर्फ 25% हमें ध्यान देना है, कितना? 25% सिर्फ ध्यान देना है। लेकिन हाँ, जितने भी ध्यान देना है एकाग्र मन से अच्छे तरीके से ध्यान दे लेंगे, 90+ कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप लोग बने रहिए टॉपर चॉइस के साथ, आप लोग को बहुत अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि गद्य खंड में जो 12 चैप्टर हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। तो आइए देख लेते हैं। गोधुली भाग 2 यह सब पाठ के नाम है। और इनकी प्रकृति क्या है? निबंध है कि कहानी है कि साक्षात्कार है? ये सब आपके सामने दिया गया है, मैं बोल बोल के बता रहा हूं आप सबके। ठीक है, तो ये है गद्य खंड। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है विष के दांत, जो कि एक कहानी है और नलिन विलोचन शर्मा का ये लिखा हुआ है। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें ये एक तरह का भाषण है और ये है मैक्स मूलर के द्वारा रचित किया गया भाषण है।
अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं 4 नंबर चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। किसके द्वारा रचना किया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित ये ललित निबंध है, जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। 5वां चैप्टर है नागरी लिपि। नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है और ये गुणाकर मूले के द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है। इसके बाद अपना आता है 6ठा नंबर चैप्टर बहादुर। बहादुर एक कहानी है और इसके लेखक हैं अमरकांत। 7वां नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन भी एक प्रकार का निबंध है और यह राम विलास शर्मा का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 8 नंबर जो चैप्टर है जीत जीत मैं निखरत हूं, यह एक साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निखरत हूं और पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया यह साक्षात्कार है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कराएंगे तो बहुत ही डिटेल से इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है अभिनयो। अभिनयो एक ललित रचना है और इनके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी इनके लेखक हैं। इसके बाद अगला चैप्टर मछली। मछली भी एक तरह का कहानी है और विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया यह कहानी, जो कि हमें पढ़ना है। और इसके बाद अगला चैप्टर 11 नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है, मतलब व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है और यह यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। और गद्य खंड का अंतिम चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, और ये तो हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये पहले नंबर पर होना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड है अंतिम में दिया गया है। शिक्षा और संस्कृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। शिक्षा शास्त्र से लिया गया है और महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें भी 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। पहला चैप्टर है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस सब पूरा मतलब जितना भी है एक प्रकार का दोहा है, एक प्रकार का कविता है और इस सब की व्याख्या सहित हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर जब हम लोग तैयारी करेंगे तो उसमें हम पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी कराएंगे। तो इस चैप्टर के लेखक हैं गुरु नानक साहब। ठीक है, गुरु नानक साहब का लिखा हुआ है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब अगला चैप्टर है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका ये रसखान के द्वारा रचना किया गया है। इसके बाद तीसरा चैप्टर है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। इसके लेखक हैं घनानंद। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का आता है स्वदेशी। स्वदेशी और यह प्रेम घन के द्वारा रचित एक कविता है। इसके बाद 5वां चैप्टर है भारत माता। सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ यह भारत माता एक कविता है। इसके बाद अब आते हैं 6ठे नंबर पर जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म ये भी एक कविता के रूप में है, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। अब आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। इनके लेखक का नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसका शॉर्टकट भी अगर याद रखते हैं तो बिहार बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही शॉर्टकट ही देता है ऑप्शन में। ठीक है, इनका पूरा नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो खास करके सभी चैप्टर्स के लेखक के नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग 4 से 5 अंक तो यहीं से मिल जाते हैं। तो सभी चैप्टर के नाम और उनके लेखक के नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। और खास करके जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे तो उसमें देखेंगे लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक के जीवन परिचय में आ जाता है जन्म और मृत्यु, ये सब भी याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, जो कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 9वां चैप्टर है हमारी नींद, वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। 10वें नंबर चैप्टर का शीर्षक है अक्षर ज्ञान, जो कि अनामिका के द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, 11 नंबर चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर ये जीवनानंद दास द्वारा लिखा गया है। और इस पद्य खंड काव्य खंड के अंतिम चैप्टर है
मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित किया गया। ये आपके सामने 12 चैप्टर रहे और उनके लेखक का नाम रहे। तो अगले जब हम चैप्टर में तैयारी करेंगे तो पूरे डिटेल से सब पढ़ते जाएंगे। अब रही बात सेकंड बुक की, मतलब कि अनुपूरक पाठ्य पुस्तक सेकंड बुक वर्णिका, जिसका नाम है वर्णिका, ठीक है। इसमें 5 चैप्टर और 5 ही कहानी है। और ये कहानी इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी एक चैप्टर दे देगा, कोई भी एक चैप्टर उठा के आपको दे देगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और वो क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, और पूरा कहानी आपको लिखने होते हैं। तो पूरा कहानी आप सबको हम लोग उस तरीके से पढ़ाएंगे कि एक कहानी के रूप में याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ज्यादातर बार अधिकतर बार मतलब ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद सेकंड नंबर चैप्टर है ढहते विश्वास, ढहते विश्वास के लेखक है 7 कोड़ी होता। इसके बाद तीसरा चैप्टर है माँ, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया। और 4 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है नगर, सुजाता के द्वारा रचित ये कहानी है। और 5 नंबर धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ये है सामर दैया, इनके लेखक हैं। ये रहे आप सबके 5 चैप्टर। तो आप लोगों ने देखा कि गद्य खंड में भी 12 चैप्टर, काव्य खंड में 12 चैप्टर और वर्णिका में 5 चैप्टर, मतलब टोटल हम लोगों को तैयारी करने हैं 29 चैप्टर। इसके बाद अब आता है हम लोग का ग्रामर। ग्रामर में टॉपिक हमने बताया है कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग तैयारी करेंगे, ये सब रहे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर हम सब एकदम बढ़िया से उसमें जितना भी है जीवन परिचय लेखक के और अच्छी तरीके से तैयारी करते चलेंगे। कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरा आप सबसे वादा है, ये टॉपर चॉइस का वादा है कि आप सबके एक भी डाउट्स नहीं बचेंगे। एक टॉपर चॉइस जो है इस पे भरोसा कीजिए और आप लोग बने रहिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर अच्छा स्कोर करना है तो अच्छे अंक अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबका भरोसा टॉपर चॉइस है। यही एक ऐसा एकमात्र संस्थान है जो कि आपको अच्छे स्कोर्स दिला सकता है, ठीक है। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।